नमस्कार, आवाज इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस खास प्रोग्राम में हमारा मेहमान भी बहुत खास है। अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन दूंगी तो शायद शाम गुजर जाएगी, क्योंकि इनकी योग्यता ही इतनी है कि हमें उसे छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट करना पड़ा। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने किया है नागपुर से LLB, MBBS, MA और MA में इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट भी है, गोल्ड मेडल हासिल किया है एंड व्हाट नॉट। मतलब बहुत सारी जो है योग्यताएं हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं। प्लीज वेलकम प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर पल्लवी दाराड़े जी। पल्लवी जी, आवाज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि शाम कम पड़ जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी योग्यताएं बहुत सारी हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि मतलब आप डॉक्टर, MBBS एंड देन प्रशासन में, मतलब गवर्नमेंट सर्विस, ये स्विच कैसे? दोनों अलग फील्ड है, लाइक ऑल टुगेदर। एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में थे एंड जॉइंट डायरेक्टर ऑफ न्यूज करके वो रिटायर हुए। तो उनके एक फ्रेंड थे जो कि एक IAS ऑफिसर थे, और मैं तब स्कूल में थी, 5th या 6th स्टैंडर्ड, मुझे याद नहीं। तो नागपुर में वो कलेक्टर थे और मेरे फादर भी नागपुर में पोस्टेड थे। तो मेरे फादर ने उनको एक बार डिनर पे बुलाया, उन्होंने अपनी फैमिली को लेके वो हमारे यहाँ डिनर के लिए आए थे। और मुझे याद है वो उस दिन जब वो आए थे तो घर में बड़ी हलचल थी कि अरे कलेक्टर आने वाले हैं, कलेक्टर आने वाले हैं, और अच्छा सा कुछ मस्त से खाना बना था। और जब वो आए तो वो आए अपने वाइट एम्बेसडर में, बिल्कुल लाल बत्ती पूरा लगा के, और उनके साथ उनका वो कांस्टेबल सब था। एंड फिर वो आए हमारे यहाँ, अच्छे से खाना वाना हुआ, सब कुछ हुआ। फिर वो गए, जाने वाले ही थे तो घर में लाइट्स चली गई। तब नागपुर में थोड़ा लाइट जाया करती थी। तो उनका जो ड्राइवर था, उन्होंने वो जो उनकी एम्बेसडर है वो पूरा ऐसे टर्न करके, जो एम्बेसडर की बड़ी सी लाइट्स थी वो हमारे घर पे फोकस करी। एंड उनका जो कांस्टेबल है वो घर में अंदर आया और फिर उसने पूछा कि साहब आप ठीक है, फैमिली सब ठीक है? तो मैं बड़ी इम्प्रेस्ड, मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी तब। मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हुई, भैया कौन है जो इतना पूरा एम्बेसडर से आए हैं, सब लोग पूछ रहे हैं। और फिर वो चले गए खाना वगैरह खा के। दूसरे दिन हमारे नेबर्स भी पूछ रहे थे, अच्छा आप क्या कलेक्टर आए थे, अच्छा आप क्या कलेक्टर आए थे? तो मुझे लगा कोई तो ये आदमी बहुत बड़ा है, कि जो इतना आए तो सब लोग पूछ रहे हैं, सब तैयारियां हो रही है। तो फिर मैंने अपने फादर से पूछा कि भाई कौन थे, और अगर ऐसा बनना है तो फिर कैसे बनना है? तो मेरे फादर ने तब मुझे समझाया कि देखो, एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होती है जिसे सिविल सर्विसेज एग्जाम कहा जाता है। अगर आप वो देते हो और आप उसमें पास हो जाते हो तो फिर आप IAS बन सकते हो, जो बाद में कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट के जो हेड है वो बनते हैं। तो कहीं वो मेरे मन में बैठ गया कि अरे नहीं, देखो मुझे भी इस तरह से बनना है। पता नहीं था बन सकती थी या नहीं, बट एक मन में वो था कि नहीं, कभी ना कभी तो मैं ये एग्जाम दूंगी, चाहे मैं इसमें पास हूँ फेल हूँ, इसका कोई विचार नहीं था। बट ये था कि मैं ये एग्जाम कभी ना कभी दूंगी। तो उस कारण मुझे लगता है वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट रहा। जबकि जब मैंने 12th स्टैंडर्ड की, उसके बाद MBBS में एडमिशन मिल गया मुझे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। बट फिर ऐसा लगा, जब मैं कॉलेज में थी, MBBS कर रही थी, तो लगा कि इससे ज्यादा एज अ डॉक्टर यू आर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल, राइट? बट मुझे लगा कि इससे ज्यादा मुझे कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। और फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पेशेंट्स भी ऐसे आते हैं कि दे आर वेरी पुअर। फिर वो प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके सब अपना पैसा दे के, घर बेच के, सारी चीजें करके लास्ट में आते हैं कॉलेज में। तो फिर उनमें हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो आई यूज्ड टू फील वेरी हेल्पलेस कि नहीं, और फिर मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे और कुछ करना चाहिए। तो जब मैंने फाइनल MBBS खत्म किया तो इंटर्नशिप में ही मैंने एग्जाम्स दी UPSC की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था एग्जाम। डिफेंस अकाउंट सर्विस मिली थी, बट फिर वो डिफेंस अकाउंट सर्विस छोड़ के सेकेंड टाइम आई गेव माई एग्जाम्स इन विच आई गॉट द इंडियन रेवेन्यू सर्विस। वो मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स करके मैं पोस्ट हुई नागपुर में। या तो इस तरह से वो टर्निंग पॉइंट था। तो आपके अलग अलग ट्रांसफर्स हुए ना, अलग अलग स्टेट्स में, तो कोई ऐसा स्टेट जो आपको लगा हो कि यहाँ पे काम करना इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि हर तरीके से स्टेट में जो है
कुछ बहुत अपग्रेडेड होते हैं, बट हर स्टेट वैसा नहीं होता, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टेट? मोस्टली बिकॉज मेरे हस्बैंड आईएएस हैं, महाराष्ट्र कैडर के हैं, तो हम लोग मोस्टली महाराष्ट्र में ही रहे हैं। बट अलग अलग सिटीज में जरूर पोस्टिंग हुई है। तो मैं नागपुर से हूँ, आई वाज इन नागपुर पहले, फिर देन आई वाज इन पुणे, अभी मुंबई में हूँ, देन बैक वी वेंट टू कोल्हापुर एंड अगेन नागपुर। तो हर एक जगह का मैं कहूँ अलग अलग कल्चर है, अलग भाषा है, लोगों का अलग तरीका है। जैसे कोल्हापुर का मैं कहूँगी कि थोड़ा सा बात करने में रफ है बट बहुत प्यार करते हैं। यानी जिस तरह से वो आपको मानते हैं, जिस तरह से आपको वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो चीज मैंने बहुत कम देखी है किसी और डिस्ट्रिक्ट में। या नागपुर का भी है तो एक अलग ही वहाँ कल्चर है, एक अलग थॉट प्रोसेस में बहुत रिचनेस है, आई वुड से व्हेन आई कम फ्रॉम नागपुर। तो एक हर एक जगह का मैं कहूँ कि एक अलग स्पेशलिटी है जो, और फिर काम करते हुए और भी अच्छा लगा। तो आपने मतलब एफडीए में भी काम किया हुआ है ना, और उसमें जो स्ट्रीट है, स्टॉल्स है, उसमें आपने ट्रेनिंग दी भी है बकायदा। इनफैक्ट मंदिरों में जो प्रसाद बंटता है उसमें स्वच्छता होनी चाहिए, मतलब दीज आर वेरी माइनर थिंग, बट कोई इस पे ध्यान नहीं देता। आपका ध्यान कैसे मतलब इस तरफ गया कि ये चीज होनी बहुत जरूरी है, यू नो? या मुझे ऐसा लगता था कि जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वाइड रीच है उसका। अगर आप किसी बाजार में चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि हर एक दूसरा दुकान जो है वो एफडीए में आता है, इधर वो फार्मेसी होगा या फिर इट विल बी अ फूड स्टॉल, है ना। तो जुरिस्डिक्शन एफडीए का बहुत वाइड था, और मुझे बहुत आई वुड से कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ काम करने की। बहुत खुश हूँ मैं उस बात से कि मैं वहाँ थी और 2-2.5 साल अच्छा काम कर पाई। तो मैंने वहाँ देखा कि जो एक्ट है, फूड सेफ्टी एक्ट जो है, वो लोगों को पता नहीं था। जब कोई चीज लोगों को पता नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरा ये सोचना था कि वी शुड टेल पीपल कि क्या एक्सपेक्टेड है। अगर हम उनको बताते ही नहीं है तो वो करेंगे कैसे। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स अक्रॉस महाराष्ट्र हमने ऑर्गेनाइज करे थे। दैट वाज फॉर फार्मेसीज आल्सो, कि फार्मेसीज कैसी होनी चाहिए, उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होना चाहिए, आउटडेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे निकाल देनी चाहिए, ऑल दैट बहुत सारी चीजें एक्ट में दी हुई हैं। तो उसके ट्रेनिंग्स हमने किए। फिर हमने फूड में भी बहुत ट्रेनिंग्स किए, स्पेशली जो फूड वेंडर्स हैं। बिकॉज देखिए बहुत सारे जो लोग हैं हमारे आज बाहर खाना खाते हैं, शौकिया भी खाते हैं, और फिर बहुत बार लोगों की मजबूरी भी है कि भाई कहाँ हम टिफिन ले जाएंगे ये वो। स्पेशली आप मुंबई में देखेंगे तो वड़ा पाव पे आधी मुंबई लिटरली सर्वाइव करती है। तो मुझे लगता था कि जो भी उनको मिल रहा है, जो कॉमन मैन है, उसको अगर कुछ खाना है तो उसे वो विश्वास हो कि अरे हाँ मैं अच्छी जगह से, हाइजीनिक जगह से मैं ले रहा हूँ। तो हमने ये सोच के साथ हमने वो ट्रेनिंग कराई थी कि सब लोगों को पता चले कि किस तरह का पानी यूज होना चाहिए, किस तरह के खाने के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके डेट्स हमने देखने चाहिए। तो मैं ये कहूंगी इसके ट्रेनिंग्स हमने अक्रॉस महाराष्ट्र करवाए, थाउजेंड्स ऑफ लोगों की ट्रेनिंग करवाए। फिर जो अपनी चौपाटी है, वहाँ जो बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट और फिर लोग बहुत ज्यादा वहाँ जाते हैं। तो हमने वहाँ क्लीन स्ट्रीट फूड हब करके हमने बनाया। तो हमने क्या किया, वहाँ के सारे फूड स्टॉल्स जो है उन लोगों को हमने बुलाया, उनको ट्रेनिंग कराई, उनको बताया कि किस तरह का आपको क्लीनलीनेस रखना है, किस तरह के फूड प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं, पानी कैसा रखना है, ऑल दैट। एंड फिर उनके स्टॉल्स पे जाके हमारे ऑफिसर्स ने भी काम किया कि देखिए इसको ऐसा रखिए, इसको ऐसा रखिए, इसको इस तरह से करिए। And then we inaugurated that food hub with the then चीफ मिनिस्टर, जो आज भी चीफ मिनिस्टर है, देवेंद्र फडणवीस सर, वो आए थे और उन्होंने वो क्लीन स्ट्रीट फूड हब उसका इनॉग्रेशन भी किया था। तो इसमें हमारा मकसद ये था कि लोगों तक हम पहुंचे, उनको बताएं। और मेरा बहुत विश्वास है कि अगर हम किसी को बताएं, करें, तो शायद उसको स्ट्राइक हो कि नहीं ये मेरी ड्यूटी है, इसको मुझे इस तरह से रखना है, इस तरह से करना है। तो रादर देन उनको फाइन लगाए, उनको पनिशमेंट करे, उन्हें पेनल्टी लगाए, तो पहले उनको बताएं तो क्या है। तो उसमें हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला और लोगों ने भर भर के जितना हो सके उनसे वो कंप्लायंस करते रहे। नॉर्मली इस फील्ड में ना हमेशा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है कि जब भी फूड में हो या इस तरीके का जो क्लीनलीनेस, हाइजीन है, एक औरत के लिए जब भी ना एक औरत कदम उठाती है इस सब चीजों को लेके, कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ है कि लोग सीरियसली कम लेते हैं या फिर वो वैसा वाला रुतबा दिखाना पड़ता है कि
हमें भी सीरियसली लोगे, क्योंकि जब एक औरत कई सारी औरतों को रिप्रेजेंट करती है, वो बाकी महिलाएं उसे एक अपना आइडल मान लेती है कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो इसमें चैलेंजेस ऑफ कोर्स आते होंगे, क्योंकि एक औरत को कहीं ना कहीं आज भी, आप कितना भी बोल दे कि हम बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, लेकिन जब एक औरत एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जाती है और उनके बिल्कुल इक्वालिटी में खड़े होकर वो स्टेप लेती है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो आते हैं। चैलेंजेस मैं कहूंगी बिल्कुल आते हैं, और मैं ये कहूँ एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर मेरा जो अनुभव रहा है कि आपका रेपुटेशन बहुत मैटर करता है। तो अगर आपका रेपुटेशन ये है कि यू आर अ नो नॉनसेंस पर्सन, है ना, कि आपको नॉनसेंस पसंद नहीं है, तो कोई आपके साथ नॉनसेंस नहीं करेगा किसी भी तरह का, यू नो। तो जैसे मैं नागपुर में पोस्टेड थी, वहां मैंने काम किया, मुंबई में मैं आई, मुंबई में मैंने काम किया, तो मैंने ये देखा है कि यहाँ के ऑफिसर्स, यहाँ का स्टाफ पहले नागपुर फोन करेगा और पूछेगा, अच्छा ये मैडम कैसी हैं, कैसा काम करती हैं, क्या है, तो वो बता देंगे नहीं नहीं मैडम ऐसे हैं, ऐसा हो। तो जो रेपुटेशन ओवर द इयर्स आपने बिल्ड की है वो आपके बहुत काम आते हैं, और वो मैं कहूंगी कि आपने करनी चाहिए। जो भी बंदा जिस भी एरिया में काम कर रहा हो, जितना छोटा काम हो जितना बड़ा काम हो, उसे अपना काम बहुत सीरियसली करना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड जब आप ऐसा करते हो तो आपके आसपास के लोग जो है वो आपको देखते रहते हैं, है ना, और वो सीखते हैं और वो समझते हैं कि नहीं ये बंदा अपना काम अच्छा कर रहा है ना। तो वो एक रेप्यूटेशन जो डेवलप होती है, दैट ट्रैवल्स। फिर आप मर्द हो या औरत हो, उससे ज्यादा मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज मैंने खुद को हरदम ऑफिसर कंसिडर किया है, और मैंने कभी ये प्ली नहीं ली कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं लेडी ऑफिसर हूँ, मैं ये काम नहीं करूंगी। तो मैं ऑफिसर हूँ तो मुझसे ऑफिसर की जो काम है वो मैं बिल्कुल अच्छे से करूंगी, मेरे जो टारगेट्स हैं वो और अच्छे से करूंगी। तो वो एक कॉम्पिटिटिवनेस मैंने हरदम रखा, और मैंने खुद को एक महिला ऑफिसर नहीं, मैंने ऑफिसर देखा है। तो वो चीज जो है मुझे लगता है बहुत मेरे काम आई, कि मुझे उससे ज्यादा आई थिंक इसलिए मेरे पास या आगे जो हर्डल्स थे वो बहुत कंपैरेटिवली कम हुए, ये सोच के कि भाई ये तो अपना काम जानती है, अपना काम करती है, तो किसी को किसी बात पे मैं कहूँ उंगली रखने के लिए कोई जगह एज सच मैं कोशिश करती हूँ कि ना दूं, तो उससे काफी आसानी हो जाती है। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया,
आपके आसपास और भी मेल्स हैं और ऐसा कुछ फील किया है कि वो कंपटीशन है मतलब मेल में भी कि जब आप किसी पोस्ट पे होते हो तो आप वो कंपटीशन उनकी नजरों में वो चीज देखते हो कि या आई कुड सी कि उनके इसमें वो जेलेसी है या इनसिक्योरिटी है कि एक औरत कैसे इस पोस्ट पे है कहीं ना कहीं कि या होगा होगा बिल्कुल। देखिए इंडिया में हर तरह के लोग हैं, किसी का बहुत ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस होता है, कोई बहुत मॉडर्न होता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं होंगे, ऐसा सोचते नहीं होंगे, होंगे जरूर। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुझे एक्सपेक्टेड था एज एन ऑफिसर मैं कैसी रहूं, मैं कैसे काम करूं, तो उसे बढ़ चढ़ के करने की कोशिश मैंने करी है। तो हो सकता है उन्होंने सोचा भी होगा, बट इट डजंट मैटर टू मी। बिकॉज वुमेन बोलते हैं ना बहुत सॉफ्ट और औरतों को इतना सीरियसली नहीं लेना कि बहुत इमोशनल, कई बार वो इमोशनल साइड भी आता है। तो क्या हमें एक कैरेक्टर बीइंग अ वुमेन ऐसा घर के बाहर निकलते से ही एक वो नहीं चाहते हुए भी वो लाना पड़ता है अंदर, जरूरी है? आई थिंक विमेन इनहेरेंटली आर केपेबल, Okay. बस ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं। अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी दें तो मुझे ऐसा लगता है कि दे विल बी मच सुपीरियर देन एनीबॉडी एल्स। बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए अगर कोई आदमी भी है घर में रह रहा है, कभी बाहर नहीं निकला, कभी किसी से बात नहीं करी, कहीं कभी स्टेज पे जाके खड़ा नहीं हुआ, तो अचानक किसी दिन बोल दो आप उसको, वो भी हड़बड़ा जाएगा, राइट? तो विमेन तो सालों से घर में रही है, कभी उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो मराठी में जैसे कहते हैं संधि नहीं मिली, बरोबर? तो संधि मिली कि दे विल डू वेरी गुड, एंड दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज कि जब विमेन आती हैं बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको घर का भी करना होता है, तो वो ऑफिस का काम भी बहुत जल्दी करके इफिशिएंटली करके जल्दी घर भी जाएंगी, घर का भी संभालेंगी। तो आई थिंक दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे आर वेरी इनोवेटिव एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड स्ट्रेट होता है उनका काम मोस्टली। जैसे मैन हो गए तो थोड़ा खड़े होके थोड़ा सिगरेट पी लिया भैया, पान खा लिया, विमेन वैसे नहीं करेंगी। you'll find them, they'll come, they'll do their work. now मुंबई में तो वर्क कल्चर भी वैसा है कि आप सुबह आइए, अपना फटाफट काम करिए, काम खत्म हो जाए आप चले जाइए। तो मुझे लगता है कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो वुमेन को नहीं मिली है, बट अगर मिल जाए तो दे आर इक्वली केपेबल। तो जितनी जर्नी मैंने आपकी स्टडी की है, मुझे लगता है कि आपने कोई फील्ड छोड़ी नहीं है। मतलब आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एंड थ्रू एमए, मतलब उसमें गोल्ड मेडल, देन हिस्ट्री उसमें उत्तीर्ण, फिर यूपीएससी, फिर एमबीबीएस, फिर एलएलबी, फिर किसानों के लिए, विमेन के लिए। आई मीन क्या मतलब क्या थॉट, क्या चलता क्या रहता है कि सब में मतलब मैं अपना एक छाप छोड़ूं, इस दुनिया में आई हूँ तो जाने से पहले कोई डिपार्टमेंट नहीं छूटना चाहिए। नहीं, आप जो बोल रहे हो बस वैसे ही हो जाए। नहीं, बात सही है, बट मेरा एक सोशल बेंट है, बट सर्विस हमें मिली IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अब इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हम असिस्टेंट कमिश्नर करके जब ज्वाइन होते हैं, तो जो फर्स्ट रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न हम देखते हैं, तो वो रिटर्न जो होता है वो 20 लाख एंड ऊपर का प्रॉफिट रिटर्न होता है। तो गरीबों से, गरीबी से या सोशल इससे कोई संबंध ही नहीं होता है, बट आए हम सर्विस में उसी के लिए, राइट? जब हम IAS एग्जाम दिए तो आए इसलिए कि भाई हम कुछ कर सके। तो इसीलिए जब 15 साल हुए मेरे इनकम टैक्स में, जब मैं एडिशनल कमिश्नर थी, तो मुझे ऐसा लगा नहीं, कुछ तो मैं सोशली मेरा बनता है। पर्सनल लेवल पे तो करते ही हैं सब लोग, बट एक गवर्नमेंट के थ्रू मेरा बहुत विश्वास है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास वो मशीनरी होती है, उसका एक वेलफेयर का एटीट्यूड होता है, उसके पास ऑफिसर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं कि लोगों का अच्छा काम हम कर सकते हैं लोगों के लिए ना लार्जर स्केल। तो फिर मैंने 15 साल बाद रिक्वेस्ट की स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र को कि मुझे एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल करके पोस्टिंग दे। हाँ, तो वहां मैंने पोस्टिंग ली और मेरे हस्बैंड IAS हैं, उन्होंने कोशिश की मेरे लिए कि मैं स्टेट गवर्नमेंट में आऊं। तो मुझे याद है कि तब स्टेट गवर्नमेंट वाज रेडी टू गिव मी एडिशनल कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नागपुर। तो बोले अरे आप एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल करके क्यों जा रहे हैं, आप एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर करके जाइए। वहां बहुत बार नागपुर में म्युनिसिपल कमिश्नर पोस्ट नहीं होते थे, तो विल बी एज गुड एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो ट्राइबल में जाना है। एंड दे वर सरप्राइज्ड कि अरे तुम कॉर्पोरेशन का पोस्टिंग छोड़ के तुम ट्राइबल में आ रही हो।
तो मेरा ये थॉट प्रोसेस था, इट्स वेरी नेइव, बट ये थॉट प्रोसेस था कि जो ट्राइबल आदमी है ना, वो उस लाइन में बहुत पीछे कहीं खड़ा है और मुझे उसके लिए कुछ करना था, थोड़ा मोटा ही सही, छोटा ही सही, मेरी तरफ से एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर ही सही, बट उस तक मुझे पहुंचना था, मुझे कुछ तो उसके लिए करना था। तो मैंने खुद होके उसको ट्राइबल का जो एडिशनल कमिश्नर है वो पोस्ट मांगी, बिल्कुल क्या कहते हैं जिद करके मैं वहां गई। और लेट मी टेल यू, मैंने काफी अच्छी पोस्टिंग्स करी है, उसके बाद भी मैं एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर बीएमसी रही हूँ, कमिश्नर एफडीए रही हूँ, बट वो जो सेटिस्फैक्शन था मुझे एज एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल करके, जो मैंने वहां काम किया, बच्चों के लिए किया, उनका लाइफ जो मैंने बिल्ड करने की कोशिश करी वहां, जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लिए, जो उनको ट्रेनिंग्स दिलाई ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो। 200 बच्चियां ऐसी थी जिनको मैंने नर्सिंग का ट्रेनिंग दिया 2 साल का, एएनएम का। बिकॉज मैं जब भी हॉस्टल्स में जाती, बच्चों के ट्राइबल हॉस्टल्स में जाती और बच्चों से मिलती, तो मैं बच्चों से पूछती आपको क्या बनना है, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई एंड आस्क देम क्या बनना है तुम्हें, बिकॉज समवेयर वो तय हो जाता है बच्चों के, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर, तो मैं बच्चों को हरदम पूछती हूँ कि क्या बनना है भाई तुम्हें आगे कुछ। तो मुझे लड़कियां हरदम बोलती थी कि मैडम हमको नर्स बनना है, और लड़कों को मैं पूछती थी तो बोलते थे मुझे कांस्टेबल बनना है। तो मुझे बड़ा वो रहता था कि शहर के बच्चों को जब आप पूछते हो कि क्या बनना है, तो कोई लेडी बोलेगी डॉक्टर बनना है, कोई जेंट बोलेगा कि मुझे आईपीएस एसपी बनना है। मैंने कहा ये बच्चे क्यों हमको कांस्टेबल और नर्स बोल रहे हैं। तो मेरे स्टाफ को मैंने पूछा तो बोले मैडम गाँव में डॉक्टर तो होता नहीं है, नर्स होती है, और आईपीएस तो कोई गांव में थोड़ी रहते हैं, तो कांस्टेबल देखते हैं, तो जो जिन लोगों को वो देखते हैं वो वही एम करते हैं। तो फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है, तो बच्चियों के लिए मैंने जो एएनएम नर्सिंग होता है 200 गर्ल्स के लिए, देखो ये लड़कियां ऐसी थी हमारे तुम्हारे जैसे शहर वाली नहीं, वो बिल्कुल गांव से एकदम छोटी सी जगह से वहां से लाके उनको 2 साल का ट्रेनिंग करवाना, और आज वो 200 बच्चियां सारी नर्सेस करके अलग अलग हॉस्पिटल्स में है, आगे की उन्होंने पढ़ाई कर ली है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मैंने वहां रन किए थे एज ट्राइबल एडिशनल ट्राइबल कमिश्नर, और उस बात की मुझे बहुत खुशी है, उस बात का बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाई, यू नो, जिसके लिए हम सर्विस में आए थे, कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए, किसी को कुछ हेल्प कर पाए, तो वो वहां मैंने की। तो मुझे उस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, उस बात का बहुत सेटिस्फैक्शन है कि मैं 2-2.5 साल ही सही, गवर्नमेंट के थ्रू ही सही, बट बहुत बच्चों के लाइफ में अलग अलग ट्रेनिंग से, उनके एजुकेशन में, उनके स्कूल्स में, उनके कॉलेजेस में, तो वो काफी कंट्रीब्यूशन वहां मैं कर पाई, उसका मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन। पल्लवी जी, एक सवाल अक्सर मेरे मन में उठता है क्योंकि मेरे फादर भी एक्स आर्मी ऑफिसर रहे हैं, तो गवर्नमेंट मतलब बहुत सच्चाई के साथ अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, यू नो, कि सच ईमानदारी जो ऑनेस्टी के साथ, अदरवाइज ब्राइब ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वहाँ रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आप सबके साथ एक आ गए। लेकिन ये सच्चाई, ऑनेस्टी, डज इट रियली एग्जिस्ट? मतलब आपको देख के लग रहा है कि इट एग्जिस्ट, बट फिर कैसे? क्योंकि इतना चैलेंजिंग है कि ऑनेस्टी के साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना, क्योंकि मैंने आई हैव सीन माय फादर, यू नो, बचपन से, तो कैसे मतलब इतनी सच्चाई के साथ गवर्नमेंट में कैसे मैनेज हो रहा है? जैसे मैंने कहा पहले कि आपका रेपुटेशन मैटर्स है ना, तो आपको बहुत फर्क पड़ता है कि आप कैसे हो, लोग आपको उसी तरह से देखते हैं और वैसे ही आपसे बिहेव करते हैं। जैसे मैं कहूँ, एक एग्जांपल मैं दूं कि मैं स्टेट गवर्नमेंट में थी, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर थी, कमिश्नर फूड एफडीए में थी, तो यहाँ पॉलिटिशियन से ज्यादा वास्ता पड़ता है, इनकम टैक्स में पॉलिटिशियंस या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मैंने देखा है स्टेट में कि जब उनको पता है कि मैडम ऐसा काम करती हैं या ऐसा है, तो वो फोन भी करने से डरते थे, अगर करते भी थे तो मेरे हस्बैंड को कर देते थे, मैडम को ये बता, खौफ पैदा करके रखा था, डरो मुझसे। डरे तुम, वैसे बात करने में इतनी खुखार नहीं हो, सच्चाई से डरना चाहिए। बट पता नहीं, एक जो भी उनको लगता था, बहुत कम थे जो यू नो डायरेक्टली वो करते थे, बिकॉज होता है ना कि आप अगर जिस तरह के हो तो लोग आपसे वैसे ही बिहेव करते होता है। हाँ, बट इट वाज नॉट समथिंग वेरी, ऑरा बनाना बहुत डेलिबरेट नहीं था, यू नो, इट जस्ट केम नेचुरली। एंड
बट मुझे उसका फायदा रहा। मैं वही बोलती हूँ कि बहुत सारे जो बैड एलिमेंट्स है, जो इस तरह का न्यूसेंस वाले लोग हैं, वो आपसे दूर रहते हैं, और दे नो कि यहाँ नहीं चलेगा टाइप्स, तो दूर रहते हैं। और आपने जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो फेक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके लिए भी अभियान चला है। इतना डीपली कौन सोचता है, मतलब ये मुझे जानना है। मतलब जो फेक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें आप लड़कियों और औरतों की स्किन के बारे में भी सोचती है कि ये वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल तो चाहे टीनेजर्स ही क्यों ना, उनको भी वो चीजें अट्रैक्ट करती है। ये थॉट कहाँ से आया? नहीं, एक्चुअली मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट बहुत काम करती है, बट वो हाईलाइट नहीं करती है ना, बिकॉज हमारा रेगुलर का काम है। हम कॉस्मेटिक्स पे रेड करते हैं, हम फूड पे रेड करते हैं, स्विगी जोमेटो पे मैंने रेड कर दी थी, तो इट वाज क्वाइट अ न्यूज एंड ऑल। तो कॉस्मेटिक भी एक ऐसा एरिया था जिसमें बहुत ज्यादा नकली ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे थे, तो फिर हमने उस एरिया में भी काफी काम किया है। तो मैं कहती हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट से काम होता है, बट जैसे हमारे पास कोई प्रेस नहीं होती कि जा जाके हर एक बात में रिपोर्ट करें कि ये हो गया है, वो हो गया है, पब्लिसिटी नहीं होती है। बट मैंने ये एफडीए में थोड़ा यूज किया था कि बिकॉज मेरे पास एफडीए में स्टाफ कम था, जितना एक्चुअली मैंने बोला जुरिस्डिक्शन बहुत ज्यादा था। हर एक दूसरी दुकान है, एक तो इधर फार्मेसी है, दूसरा फूड है, इतने मेरे पास ना इंस्पेक्टर्स थे ना फूड सेफ्टी ऑफिसर्स थे। तो मैं ऐसा करती थी कि एक पर्टिकुलर एरिया कवर कर लेते थे, जैसे स्विगी जोमेटो हमने कवर कर लिया, फिर उसको पेपर में थोड़ा सा चमका देते थे, बिकॉज फिर उस एरिया में जो लोग थे वर्किंग इन फूड, दे वाज लाइक अच्छा यहाँ रेड हो रही है, ओके। तो जो काम मैं अदरवाइज कर नहीं सकती थी, वो मैंने इस तरह से वो किया कि चलो लोगों को समझ में आ जाए तो थोड़ा अलर्ट हो जाए, थोड़ा सा नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो इसीलिए भी शायद ये थोड़ा सा फेमस भी हुआ था उस बारे में कि हमने कॉस्मेटिक्स पे रेड करी, या हमने इस पे फूड एंड बहुत सारे शॉप्स में, इनफैक्ट आई हैड टेकन द टॉप रेस्टोरेंट्स ऑफ एवरी सिटी। आई रिमेंबर 20 to 30 रेस्टोरेंट्स एवरी सिटी। मैंने अपने ऑफिसर्स को बोला था कि टॉप रेस्टोरेंट्स, बिकॉज बहुत सारे लोग वहां जाते हैं, और मैंने टॉप रेस्टोरेंट्स को ये भी बोला था कि यू शुड बी ओपन, कि आपकी किचन में अगर कोई कस्टमर बोले कि हाँ मुझे आपकी किचन देखनी, तो बिल्कुल यू शुड वेलकम देम, आइए हमारी किचन देखिए। इतनी आपने वो ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए, उतनी आपकी कैपेबिलिटी आप डेवलप करो कि भाई कोई कस्टमर बोले कि मुझे आपकी किचन देखनी, आपकी किचन से मैं खाना खा रहा हूँ, तो इफ आई वांट एंड आई वांट टू गो एंड सी द किचन, आई शुड बी एबल टू सी दैट। तो वो मैंने उनको एनकरेज किया था। एक मैं एफडीए का प्रोग्राम और बताऊंगी जो स्कूलों में मैंने किया था। तो स्कूल में मैं देखती हूँ आजकल टीनेजर्स बच्चे बहुत मोटे होते जा रहे हैं, एंड वो इसलिए भी है बिकॉज वो गलत तरीका का खाना खाते हैं। एक तो स्ट्रीट फूड भी होता है, जंक फूड बहुत बड़े पैमाने पे खाते हैं। तो मैंने स्कूलों में जो उनकी कैंटीन्स है उनके फूड को रेगुलेट किया था कि अगर आप बेचोगे खाना कैंटीन में, बिकॉज चिल्ड्रन आते हैं, तो यू शुड हैव हेल्दी फूड, ओके। तो मेरा बेटा भी स्कूल जाता है, ही वाज इन कैथेड्रल एंड जॉन कैनॉन स्कूल, वन ऑफ द टॉप स्कूल्स इन मुंबई। तो उसकी कैंटीन में भी सब ऐसे हेल्दी मिलने लगा, तो बच्चे बड़े नाराज हुए, उसके फ्रेंड्स उसको बोलने लगे अरे तुम्हारी मम्मी ने हमारा अच्छा वाला सब खाना बंद करा दिया जो हमको अच्छे से मस्त वाला कुछ मिलता था, यू नो, लोग पेप्सी पी रहे, कोला पी रहे, सब बंद कर दिया हमने। हमने कहा आपको पीना है तो आप कोकोनट वाटर पीजिए, या आप कोई फ्रेश जूस दीजिए, या आप सैलेड खिलाइए, या यू नो आजकल हेल्दी रेसिपीज भी मदर्स बहुत बना लेती हैं, तो व्हाई नॉट ट्राई एंड एक्सप्लोर दैट एरिया। तो 1-1.5 साल वो प्रोग्राम जरूर चला, बिकॉज बच्चों की ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। और अगर इजीली स्कूल में ही मिल जाए ऐसा जंक फूड कि भाई पिज्जा ही खा रहे हैं, बर्गर ही खा रहे हैं, यू नो, कोला पी रहे हैं रोज के रोज, तो ऑब्वियसली एंड ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल अदर डिसीजेस। तो वो एक कोशिश मैंने की थी। तो ऑफ कोर्स मुझे मेरे बेटे से ही काफी वो मिला था कि यार तुम्हारी मदर जो है उन्होंने अच्छा वाला सब कैंटीन का खाना ही बंद करा दिया। मैम, इन सब कामों के बीच आप परिवार कैसे संभालते हो? मुझे लगता है कि परिवार में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। मेरी मदर जो थी शी वाज वेरी सपोर्टिव। ऑफ कोर्स बिफोर मैरिज भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी मदर फादर के कारण मैं आज यहाँ हूँ, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे हस्बैंड भी, वो भी सर्विसेज में है, तो जानते हैं कि सर्विसेज का क्या प्रेशर्स होते हैं, क्या टेंशन्स होते हैं।
मुझे समझ में आते हैं कि उनके क्या है। तो मुझे लगता है एक डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग होना होता है। और दूसरा, अगर मुझे लगता है अगर प्यार है तो फिर बच्चा भी पेरेंट्स से एडजस्ट करता है, पेरेंट्स भी बच्चे से करते हैं, पेरेंट्स भी आपस में एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्टमेंट तो है। बट मैं महिलाओं के लिए एक जरूर बात कहूंगी कि मैंने देखा है कि जो महिलाएं काम करती हैं वो यूजुअली अपने घर में ना कुछ ज्यादा हेल्प नहीं लेती। यू नो, दे थिंक कि जो सारा पगार है मैं ही ले लूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हम लोग काम करते हैं तो हमें भी अपने यहाँ कुछ मेड्स रखनी चाहिए, 1 या 2, बिकॉज एक तो उनका भी घर चलता है और दूसरा हमें उनसे हेल्प मिलती है ना। तो व्हेन वी गेट हेल्प देन आपका भी लाइफ कंपैरेटिवली, तो ये जो क्वेश्चन है जो आपको घर में जो क्वेश्चन है कि आपकी मदर है या सासू माँ है या अपने हस्बैंड है या फादर इन लॉ है या घर में काम करने वाली मेड्स हैं, यू नो, उसका एक आपको आई वुड से एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेना चाहिए एज अ वर्किंग लेडी। एक ही हो, चाहे मैं ये नहीं कहूंगी 4-5 हो, एक ही हो, बट कोई ऐसा हो जो विल हेल्प यू आउट, who will be a support for you, you know। अगर वो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं है तो एटलीस्ट कोई एक यू नो मेड हो या 2 मेड्स हो जो आपको थोड़ा सा हेल्प करे इस बारे में, एंड यू कैन पे समथिंग फॉर दैट बिकॉज यू आर अर्निंग एनी व्हिच वेज। तो डेफिनेटली इस बारे में मुझे लगता है कि दैट सपोर्ट मेरे पास रहा एंड फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। यस। अभी काम के अलावा मैं अभी अलग क्वेश्चन पूछूंगी। प्रवीण सर और आप कैसे मिले, आपकी शादी कैसे हुई, सब ये सब हम जानना चाहते हैं। देखो, हम दोनों ही सर्विसेज में थे एक्चुअली। प्रवीण वाज आल्सो गिविंग एग्जाम्स, मैं भी यूपीएससी के एग्जाम्स दे रही थी, एंड एक्चुअली वी न्यू ईच अदर, पता थे बट नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स। ऐसे ही जानते थे कि हाँ ये प्रवीण दराडे है, ये पल्लवी है, ऐसा जानते थे। बट मुझे लगता है व्हेन आई वाज पोस्टेड इन पुणे, तब मैं नागपुर से ट्रांसफर होके पुणे आई एंड मैं वो सब सामान सब शिफ्ट कर रही थी, एंड माय हस्बैंड वाज देन पोस्टेड इन नवी मुंबई। ही वाज इन वाटर एंड सैनिटेशन वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे थे वो। तो वो ही हैड कम टू हेल्प मी आउट, वो आगे मुझे हेल्प करने के लिए, तुम शिफ्ट हो रही हो, घर ढूंढ रही हो पुणे में एंड ऑल दैट। तो फिर वहां तब थोड़ी ज्यादा मुलाकात हुई, तब ज्यादा वो हुए, एंड आई थिंक वो इतने कन्विंस्ड नहीं थे जितने मैं कन्विंस थी कि मुझे शादी करनी है। So I was the person कि मुझे आपसे शादी करनी है। फिर सर ने क्या जवाब दिया? सर ने टाइम लिया जवाब देने में। अच्छा, कितना टाइम लिया? साल भर लिया उन्होंने, बट मैंने आशा नहीं छोड़ी। तो फाइनली साल भर बाद I was convinced कि नहीं शादी करनी है। फिर हमने शादी करी। So you know it was always like that for me कि मेरा ये था कि जब प्रपोजल्स वगैरह आते थे तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे पसंद आना चाहिए। अच्छा। मुझे अब वो उसका कुछ क्राइटेरिया नहीं था कि कैसा हो, क्या हो, ये हो, वो हो, बट एक मैं ये कहूँ कि कंप्लीट पैकेज मुझे पसंद है। So that's how we met and that's how we married. Okay. Yes. मैम, इसके अलावा आपकी खुद की भी एक हॉबी होगी। Yeah. उसके बारे में बोलो। हॉबी एक्चुअली ना, मैं जब ऑफिसर बनी तो मुझे एक जगह भाषण देने के लिए बुला लिया लोगों में। तो मैं तब बहुत ज्यादा डरती थी, मुझे भाषण देना ही नहीं आता था। मेरे फादर थे, उन्होंने मुझे ऐसा लिख के भाषण दे दिया था कि ये पढ़ देना। मैंने पढ़ तो दिया वो, बट आई वाज नॉट सैटिस्फाइड। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑफिसर बन जाऊंगी तो कोई भी कभी भी बोलेगा कि हाँ मैडम आप हैं, थोड़ा सा दो शब्द कह दीजिए। मैंने कहा ये चीज तो नहीं चलेगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे पब्लिक स्पीकिंग आई शुड नो। तो फिर मैंने धीरे धीरे, मैं नागपुर में पोस्टेड थी, तो मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स में जाना शुरू किया। तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स में जाके फिर मैंने अपना पब्लिक स्पीकिंग का प्रैक्टिस किया। एंड लिटरली नागपुर में फिर ऐसा होने लगा कि एक प्रोग्राम में जाती थी और मैं बहुत आई वाज वेरी स्टूडियस विद द प्रोग्राम कि कौन है, हु इज द वन हु इज ऑर्गेनाइजिंग, अच्छा फिर क्या सब्जेक्ट है, फिर सुनने वाले कौन है, फिर ऑर्गेनाइजर्स को मेरी तरफ से क्या चाहिए, फिर कौन सी लैंग्वेज में है, मुझे क्या कहना है। सो ये पूरा स्टडी करके मैं जाती थी। तो धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा जो बात मैं करती थी या जाके कहती थी। तो फिर एक प्रोग्राम में लोग सुनते थे, बोलते अरे तुम इस प्रोग्राम में आओ,
तो ऐसे कर करके मैंने 10-15 साल पब्लिक स्पीकिंग का बहुत मेरे एक हॉबी है, अभी भी है। तो जाती हूँ, अभी बहुत प्रोग्राम्स मैंने कम कर दिए हैं, बट पहले बहुत मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग एक मेरी हॉबी है। दूसरा, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों विपश्यना करते हैं। ओके। तो सुबह शाम हम लोग कोशिश करते हैं कि 1-1 घंटा हम विपश्यना करें। और उससे रिलेटेड मैंने अभी पाली में एमए किया है, बिकॉज बुद्ध वचन सारे पाली में है। तो सिर्फ सुन के नहीं समझ में आता है, मुझे लगा मुझे पढ़ना भी चाहिए। तो जब कोरोना था, बहुत सारे लोग खाना बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे, आई थॉट के वी शुड यूज दिस टाइम टू स्टडी। तो हम दोनों ने पाली में ग्रामर, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ग्रामर की क्लासेस करी, अबाउट 8 months की क्लासेस हमने की। एंड देन मैंने एमए में एनरोल कराया। तो बहुत वो भी एक है कि दीज डेज आई स्टार्ट राइट अबाउट बुद्ध वचन, कि क्या क्या बुद्ध ने कहा था, कैसे कहा था, एंड आई ट्राई टू राइट इट इन मराठी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने भंते के लिए लिखना शुरू किया कि परित्राण पाठ जब भंते लेते हैं तो वो अच्छा और सच्चा धम्म जो बुद्ध ने खुद कहा वो उनके पास पहुंचे, है ना। तो जब वो पढ़ेंगे अच्छा, वो भी मराठी, बिकॉज मदर टंग है उनकी, तो मराठी में पढ़ेंगे, तो अगर पढ़ेंगे तो वो बताएंगे अच्छे से। तो वो कोशिश मैंने अभी 5-6 महीने से शुरू करी है, जिसमें हम लोग धारे तीति धम्म ट्रांसलेटर्स करके, मैं लिखती नहीं हूँ बट मैं ट्रांसलेट करती हूँ, बिकॉज मैं पढ़ती बहुत हूँ, तो पढ़ने में अच्छा आता है, ऐसा अच्छा लगता है। लोगों ने भी पढ़ना चाहिए, लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए। बुद्ध वचन की वो खासियत है कि अगर आप वो पढ़ें तो आपको लगेगा ही कि ये किसी और को भी समझे, इतना सुंदर अमृत है ये। तो फिर वो मुझे लगा, तो मैं वो मराठी में ट्रांसलेट करती हूँ। फिर वो भिक्खु बोधि हैं या थानीसारो भंते हैं, बहुत बड़े बड़े भंते हैं जो जिन्होंने अपना लाइफ श्रीलंका में पूरा दिया है, और उन्होंने 30-30, 40-40 साल तक ये साधना की है और लिखा भी है। तो उनके जो लेख हैं, उनके जो आर्टिकल्स हैं, उनको मैं ट्रांसलेट करके आजकल वो व्हाट्सएप पे भेजती हूँ, बिकॉज व्हाट्सएप आजकल सब लोग पढ़ते हैं। तो छोटा छोटा कुछ इम्पोर्टेंट चीजें उसमें से निकाल के अच्छी सी मराठी भाषा में, जितना मेरा, वैसे तो मैं बात कर लेती हूँ बट लिखान इतना वो नहीं है, बट दीज डेज यू नो देयर आर सो मेनी एप्स दैट हेल्प मी आउट इन दैट। तो वो मैंने आजकल पाली का पढ़ना और उसका मराठी में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश है, वो शुरू करी। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया,
सजना आवाज इंडिया आवाज इंडिया आवाज इंडिया आवाज इंडिया 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 आवाज इंडिया पल्लवी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि हर किसी की लाइफ में एक इंस्पिरेशन होता है जो उसे उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा देता है, और आपकी लाइफ में भी कुछ कोई ऐसा रहा होगा जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया होगा कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन इस इंसान से इंस्पायर होकर मैं अपना रास्ते पे आगे बढ़ती रहूंगी और चुनौतियों को आने दूंगी। मैं ये कहूँ कि बहुत सारे इंस्पिरेशंस हैं, बट मेन जो है जिनका लाइफ देख के मुझे ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने क्या ही कर लिया अपनी लाइफ में, तो वो ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने कितनी सारी लाइफ टाइम्स का काम एक साथ में कर लिया। तो अगर आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को देखेंगे, उनका करियर देखेंगे, उनका लाइफ देखेंगे, तो कुछ भी नहीं था उनके पास, है ना। आज तो हम एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स कुछ जॉब कर रहे थे, ये कर रहे थे, उनके पास तो ऐसा कुछ सहूलियत थी नहीं जो उनके फादर डेफिनेटली थे, बट देन तब की परिस्थितियां कितनी खराब थी। उनको स्कूल तक नहीं जा सकते थे, पानी तक ढंग से स्कूल में नहीं मिलता था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इतना बड़ा बन सकता है खुद की मेहनत से, खुद के डिटर्मिनेशन से, और एक इस कमिटमेंट से कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, तो अगर वो कर सकते हैं तो उनको देख के हम बहुत इंस्पायर होते हैं। स्पेशली मैं यह कहूँ कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण बैठी हूँ, इसीलिए भी बिकॉज महिलाओं के लिए बाबा साहब ने जितना इंडिया में किया है, किसी और का कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं लगता इतना बड़ा है। जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उस संविधान में उन्होंने ऑन अ प्लैटर he gave us the rights, equal rights as men and women। आप देखेंगे अगर पूरे वर्ल्ड में, तो महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी। कितने साल उन्होंने प्रोटेस्ट करी, मोर्चे निकाले, क्या कुछ नहीं किया, तब उनको राइट्स मिली। बट जब हम 1947 में हम आजाद हुए और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं को बिल्कुल ऑन अ प्लैटर वी वर गिवन। हमारी महिलाओं को अलग से कुछ उनको संघर्ष नहीं करना पड़ा। कि जबकि इंडिया में मैं सोचती हूँ कि परिस्थितियां वुमेन के बहुत अगेंस्ट थी। यानी ऐसा समय था 1947 की महिलाओं को घर के बाहर पैर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती थी। तो तब से लेके आज तक जब हम देख रहे हैं कि हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में, फिर वो गवर्नमेंट हो, पायलट्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, आईटी प्रोफेशनल्स हो, तो ये सारे अधिकार, ये जो सब हमें मिला है, वो बाबा साहब ने हमें दिया है। एजुकेशन का अधिकार कि हम पढ़ें जाके, हर एक स्कूल में बच्चियां जा सकती हैं, आज कॉलेज में जा सकती, कोई भी कोर्स में, आर्मी में हमारी लड़कियां हैं, महिलाएं ऑफिसर्स हैं। तो ये जो शुरुआत हुई, मैं ये सोचती हूँ कि नई जो जनरेशन है शायद उनको ये पता नहीं है। उन्होंने जरूर इस बारे में पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, देखना चाहिए कि रियली जब हमारा फ्रीडम हमें मिला तो महिलाएं कैसी थी। और जो अधिकार, जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने लाना चाहा, जिसके लिए बाद में उन्होंने रेजिग्नेशन भी दिया कि वो पास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बड़ा पर्सनली उसे ले लिया कि मैंने एक बिल महिलाओं के लिए लाया था और ये हुआ नहीं पास। आज हमारी बेटियां, जिनको आज डिवोर्स के अधिकार है, शिक्षण का अधिकार है, या प्रॉपर्टी के राइट्स हैं। महिलाओं को तो प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती थी। अगर आपके माता पिता की प्रॉपर्टी है तो आप बेटे को ही जाती थी, महिलाओं को नहीं मिलती थी। तो आज जो हर तरह के राइट्स
विमेन को है जो आज हम सारे एंजॉय कर रहे हैं। उसमें सिर्फ SC ST की महिलाएं नहीं है, हर तरह हर तबके से महिलाएं हैं, हर कास्ट से, हर रीजन से महिलाएं हैं जो ये आज राइट्स एंजॉय कर रही हैं और इस कारण वो आज कुछ लाइफ में बन सकी। तो मैं ये कहती हूँ कि एज फार एज इंडियन women आर कंसर्न, the largest contribution for the development, for making women human in India comes from Dr. Baba Saheb Ambedkar. इतना बड़ा contribution किसी और का बहुत मुश्किल है, अगर है भी तो फिर वो सावित्रीबाई फुले का है या ज्योतिबा फुले का है, जिन्होंने महिलाओं के एजुकेशन के बारे में पहली बार सोचा, और सिर्फ सोचा ही नहीं तो उन्होंने करके भी दिखाया। तो ये जो लोग हैं जिनकी मैं ये कहूँ कि अहेड ऑफ टाइम सोच थी, बहुत ज्यादा अहेड ऑफ टाइम सोच थी, और सिर्फ सोच ही नहीं थी तो वो कर गुजर गए ये सारी चीजें। तो वो मुझे लगता है एक विरासत है हमारे लिए, और फिर हमने उसे और आगे बढ़ाना चाहिए जैसे भी अपने से हो। जैसे कोई महिला केपेबल हो जाए तो उन्होंने बाकी महिलाओं को केपेबल होने में मदद करनी चाहिए। किसी बच्ची को ही आपने पढ़ने के लिए फीस दे दी, किसी बच्चे को घर में लाके पढ़ाई दिया, मैं ये कहती हूँ कि यथाशक्ति आप करो, समाज सेवा जो है वो आप यथाशक्ति करो। ये नहीं कहो कि भाई पूरा ही आप लुटा दो, बट ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप उतने सक्षम हो गए हैं, आप इतने केपेबल हो गए हैं, तो आपका भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी जो लोग इतने लकी नहीं है, जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनको किसी तरह से मदद कर ले। किसी की फीस ही भर ले, किसी की बुक्स ही खरीद लो, किसी को पढ़ा ही दो, किसी को सहारा ही दे दो, कुछ नहीं तो एक अच्छा सा वर्ड ही कह दो, है ना, तो अच्छे से बात ही कर लो, किसी को समझ ही लो। तो मुझे लगता है एज अ ह्यूमन आपको और भी डेवलप होना चाहिए, और एक कांस्टेंट एंडेवर होना चाहिए महिलाओं में कि वो खुद को इम्प्रूव करती रहे, बिकॉज महिलाएं बहुत केपेबल होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली खुद को एनालाइज करना चाहिए कि अरे मुझ में ये कमी है, अच्छा मुझ में ये कमी है, तो मुझे ये करना है, मुझे ये अभी खुद को ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। किसी और की तरफ न देखने का समय हो, न बात करने का समय हो कि ये कैसा है, वो कैसा है, मुझे क्या करना है ना, मुझे अपने पे कॉन्सेंट्रेट करना है, खुद को अच्छा करना है, और मुझसे जो बन पड़ता है वो समाज के लिए करना है। आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, राजीव गांधी अवार्ड, रेडियो FM अवार्ड, वंडर वुमेन, वुमेन ऑफ द ईयर, दादा साहब फाल्के, और आई थिंक मैराथन में भी आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है ना। तो कैसा फील होता है जब छोटे छोटे स्टेप से हमें उसके फ्रूट्स के रूप में रिवॉर्ड्स से नवाजा जाता है, क्या फीलिंग होती है? देखिए, रिकग्निशन आपको अगर कोई करता है तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपने काफी एफर्ट्स लिए होते हैं इन सारी चीजों के लिए। तो जब सोशल रिकग्निशन आपको अवार्ड की तौर पे मिलता है तो डेफिनेटली अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन लगता है, और मैं ये कहूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती है कि जब किसी ने आपको अवार्ड दिया, कुछ सोच के दिया है, तो आपको भी वो उस तरह का बिहेवियर, उस तरह का आपको काम करते रहना चाहिए, कहीं उनको गलत कल ना लगे कि अरे हमने इनको, बट वैसा नहीं। मैं ये कहूँ कि सेटिस्फैक्शन है, उससे अच्छा लगता है, और अलग एनकरेजमेंट मिलती है कि और भी अच्छा करते रहे, कि अपना काम जो है वो बढ़ाते रहे, अच्छा काम करते रहे। तो मुझे लगता है इससे इंस्पायर ही होते हैं। क्योंकि आप टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, तो टैक्स की चोरी बहुत आम है, तो इसी डिपार्टमेंट में रहते हुए ये जो एक इतनी सी प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी है, उसको रोकने के लिए क्या प्लानिंग करता है आपका डिपार्टमेंट? देखिए, मेरा डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द टॉप डिपार्टमेंट्स इन द वर्ल्ड, आई विल से। मैं इसलिए कहती हूँ बिकॉज हमारे यहाँ कंप्यूटराइजेशन इनकम टैक्स में 2001 से शुरू, ओके। आज जो हम सेवाएं लोगों को देते हैं, अगर आपको रिटर्न भरना है तो आपके रिटर्न के बारे में जो सारी जानकारियां हैं वो हम आपको देते हैं। तो मैं ये कहूँ, मैं यूएस में भी जाके, मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे भेजा था, यूएस में जाके हम ट्रेन होके आए हैं। उनके पास भी ये फैसिलिटीज नहीं है अपने सिटीजन्स के लिए। सीरियसली? यस, कि अगर आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS जो मिलता है, या 26 AS का जो स्टेटमेंट मिलता है, या आपने जो टैक्सेस भरे हैं उसका जो स्टेटमेंट आपके नाम पे अगर आप खोल लो तो आपको मिल जाएगा। तो ये यूएस में भी नहीं है। तो इट इज वन ऑफ द टॉप क्लास डिपार्टमेंट्स, आई वुड से,
एंड सेकेंड थिंग मैं ये कह सकती हूँ कि आज जो है इनकम टैक्स बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस ट्रैक करता है. जैसे अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली या आपने डॉलर्स खरीद लिए या कोई चीज आपने, ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो रिपोर्टिंग गवर्नमेंट के ऑफ कोर्स विद द एक्ट हमें ये सारी रिपोर्टिंग होती है, ये सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग ट्रैक करते हैं. और अगर आपने वो ट्रांजैक्शन अपने रिटर्न में नहीं दिखाया है तो फिर वी सेंड अ नोटिस एंड वी आस्क. तो ये कहूंगी कि इनकम टैक्स में स्क्रूटनी, जो इनडेप्थ स्क्रूटनी होती थी, वो अभी बहुत कम हो गई है. बट सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड, अगर इंफॉर्मेशन किसी के बारे में आया है तो इंफॉर्मेशन बेस्ड ही हम लोग अभी केसेस ओपन करते हैं मोस्टली, आई वुड से. और ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत तगड़ा नेटवर्क हमारा है, डिजिटल सारा इंफॉर्मेशन जो है काफी हम लोग गैदर करते हैं, बैंक से है या रजिस्ट्री ऑफिस से है या एन नंबर ऑफ चीजों से हमें इंफॉर्मेशन आती है. फिर वो हम इलेक्ट्रॉनिकली अपने रिटर्न से कंपेयर कर लेते हैं और जहां भी ऐसा लगे कि अरे ये चीज नहीं दिखाई है तो हम फिर नोटिस इश्यू करते हैं. तो इट इज वन ऑफ द टॉप क्लास डिपार्टमेंट्स एंड आई एम वेरी प्राउड टू वर्क इन इनकम टैक्स. पल्लवी जी, आपका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें आपने टीनेजर्स को लेके कुछ एक मैसेज दिया था, वो क्या था, वो जानना चाहिए. एक्चुअली मैं रहती हूँ चर्च गेट में, तो मैं मरीन ड्राइव पे बहुत सारे लड़के लड़कियां देखती हूँ घूमते रहते हैं. और तो मैं ये सोचती थी कि ये बच्चों का एज जो है वो बहुत क्रूशियल होता है. तो उनके लिए मैं मैसेज देना चाह रही थी कि जो एज 18 से लेके 25 तक बहुत क्रूशियल होता है फॉर योर करियर, फॉर योर लाइफ. अगर आप वो वेस्ट करते हो तो पूरी लाइफ आपको उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है. और दूसरा मैं कहती हूँ कि अगर आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बनाने ही है तो आप 11th 12th के क्यों बनाते हो. आप खुद IAS बनो, खुद IPS बनो, कुछ CO बनो, कुछ बनो, और फिर उसी लेवल के गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स बनाओ, है ना. तो क्यों आप 10वीं 12वीं के गर्लफ्रेंड बनाते हो, बॉयफ्रेंड बनाते हो. ये मैं चाहती हूँ कि बच्चे समझे कि लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, और भी चीजें हैं, जिस एज में जो चीज करनी चाहिए वो करनी चाहिए. तो ये वो समझे तो उनका लाइफ बदल सकता है. जी, तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, महिलाओं के लिए क्या मैसेज है, जो महिलाएं आपको एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखेंगी कि इस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के लिए हम भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट देखने के बाद आई एम श्योर महिलाएं आपकी फैंस होने वाली हैं, आपको एक्चुअली आइडल बनाने वाली है. तो क्या एक मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए जिनके अंदर एक इच्छा शक्ति है और कहीं ना कहीं कर नहीं पा रही है, लेकिन इस पॉडकास्ट के थ्रू वो इच्छा शक्ति डेवलप हो जाए, वो आपका मैसेज पहुंच जाए. थैंक यू सो मच. बट मैं ये कहूँ सब महिलाओं को कि आप बहुत केपेबल हो. ओके, जो आप मुझे यहाँ देख रहे हो, कह रहे हो कि अरे ये बहुत ग्रेट, ऐसा कुछ नहीं है. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बट ये है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ. आज भी अगर कोई चीज भी हो तो मैं मेहनत करती हूँ. तो महिलाओं ने मेहनत करनी चाहिए, अपना एक गोल सेट करना चाहिए कि हाँ ये चीज मुझे करनी है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है वो नहीं कर सकती, है ना. और एक बात मैं जरूर उनसे कहूंगी कि आप जैसी भी सिचुएशन में हैं, अच्छी है, बुरी है, पुअर है, रिच है, एजुकेशन कभी नहीं छोड़ना. एजुकेशन, महिलाओं का जो एजुकेशन है वो सिर्फ आप खुद के लिए नहीं, बट पूरी फैमिली के लिए, पूरी कंट्री के लिए मैटर करता है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन ना छोड़े. दूसरा, आप खुद पे कंसंट्रेट करें कि मैं किस चीज में कम है, मुझ में किस चीज की कमी है, या मुझ में कोई चीज अच्छी है तो मेरी जो अच्छी चीजें हैं मैं प्रॉपरली उसको एनहांस करूं, उसे रखूं. जो बुरी चीजें हैं मुझ में वो निकाल दूं, और जो अच्छी चीजें हैं जो मुझ में नहीं है वो मैं लेके आऊं. तो मैं खुद को अगर स्ट्रांग नहीं बनाऊंगी तो मैं लोगों के लिए क्या ही काम करूंगी, है ना. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये समझे कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. लाइफ इज रियली शॉर्ट, बहुत कम टाइम होता है. हमको लगता है कि बहुत साल है, ये है, वो है, बट इतना फटाफट अपना लाइफ बढ़ जाता है आगे कि बिल्कुल समझ में नहीं आता है. तो अपना गोल तय करें और बिल्कुल जी जान से लग जाए उसके पीछे, और खूब मेहनत करे, और बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस जीरो रखें. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा रखते हैं
तो फिर जब वो अचीव नहीं होता है तो बड़ी दुखी हो जाती है। तो मेरा कहना ऐसा है कि आप बहुत मेहनत करो, एक्सपेक्टेशंस नील रखो, तो जब जो भी रिजल्ट आएगा आप बड़े खुश हो जाएंगे, है ना। सो हार्ड वर्किंग हो, बहुत केपेबल लेडीज जो है वो कुछ भी लाइफ में कर सकती है, बस ये है कि आपको उसका गोल आपको तय करना चाहिए। पल्लवी जी, आप आवाज इंडिया में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी महिलाओं का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मैं और प्रीति है जी हम लोग बहुत इंस्पायर हुए हैं। और क्यों प्रीति? यस बराबर। मतलब इस कदर आपका पूरी जर्नी और आपकी जो मतलब एक जो लाइफ की जर्नी रही है, और उसमें जो इतनी सारी इंस्पिरेशंस रही है, इतनी सारी क्वालिफिकेशंस, और जो अप्रोच है सिर्फ काम को लेकर नहीं, एक लाइफ को लेकर भी जो अप्रोच है उसने भी बहुत इंस्पायर किया है। थैंक यू सो मच पल्लवी जी, आप आवाज इंडिया में आई। और वाकई बाकी महिलाओं के साथ साथ सबसे पहले मैं और प्रीति बहुत इंस्पायर हुए हैं। थैंक यू सो मच। और ये थी पल्लवी दाराड़ी जी, जिन्होंने जो है पूरी उनकी लाइफ जर्नी को देखकर सुनकर हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला है। तो जितनी भी महिलाएं हैं, द बॉटम लाइन और द की इज कि आप मेहनत करें, खुद में प्यार करें, और खुद में वो चीज देखें कि आप में कौन सी चीज बेहतर है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे बस मैं यही बोलूंगी कि ये पॉडकास्ट का ये वाला एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि पल्लवी जी अपने आप में एक होल एंड सोल पूरा पैकेज है, जहाँ पे आपको बहुत सारी फील्ड के लिए अलग अलग आइडियाज ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको इसी में मिल जाएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में खास मेहमान के साथ जो हमें इंस्पायर करेगा। तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया। आवाज